इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट और इसके एडवांटेजेस क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि इसको लॉन्च करना पड़ा। अगर मैं बैक एंड स्टोरी पे जाऊँ, जब हम 2016 से पहले ऑनवर्ड जब हम वेब एप्लीकेशन बना रहे थे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, एक मेजर जो प्रॉब्लम थी, हमारी एप्लीकेशन तो बन रही थी लेकिन एक तो इतनी इंटरेक्टिव नहीं थी और दूसरा हमारी एप्लीकेशन लोडिंग टाइम में बहुत ज़्यादा लेती थी। जब एप्लीकेशन इतनी लोड टाइम ज़्यादा ले रही है तो उसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी बाय फेसबुक और 2013 में। अगर इसकी वेबसाइट पे जाएं तो ये क्या कहते हैं कि रिएक्ट क्या चीज़ है। तो रिएक्ट एक सिंपली एक लाइब्रेरी है किसकी, जावास्क्रिप्ट भी, जो कि इंटरेक्टिव बनाती है आपके एप्लीकेशंस को फॉर वेब और फॉर मोबाइल और फॉर डेस्कटॉप। ओके, तो क्योंकि ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हम वेब पे काम कर रहे होते हैं तो हम यूजिंग रिएक्ट यूज़ करते हैं, और जब मोबाइल पे यूज़ करते हैं नेटिव पे काम कर रहे होते हैं, रिएक्ट नेटिव। तो इसलिए उन्होंने वेब नेटिव का वर्ड यूज़ किया। तो इसमें ये सिंपली एक लाइब्रेरी थी जो कि आपके इंटरफेस को बहुत अट्रैक्टिव बनाया और एप्लीकेशन में जो लोडिंग टाइम था उसको कम से कम किया। अब वो जो लोडिंग टाइम था वो कम से कम कैसे हुआ, वो हम सब चीज़ें देखते हैं इसमें। अच्छा जी, अब इन्होंने जो अडॉप्ट किया रिएक्ट, वाई रिएक्ट, यानी कि बहुत सी, एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई थी, बहुत सी और लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। एंगुलर भी है, बहुत सी मल्टीपल और भी लाइब्रेरी अगर सर्च आप करें आप, लेकिन जो फेमस हुई थी वो रिएक्ट ही फेमस हुई थी इन दोनों। लेकिन अब भी ये रिएक्ट ही फेमस है, लेकिन आने वाले वर्ड में कुछ और लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, लेकिन नेक्स्ट जेएस वो भी फेमस है। लेकिन क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं तो रिएक्ट इज़ स्टिल फेमस। अब रिएक्ट में जब फेमस है तो ये क्यों फेमस है, इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो वर्चुअल डॉम है। अब वर्चुअल डॉम क्या चीज़ है उसको देखते हैं, फिर कंपोनेंट बेस है, फिर डायरेक्शनल डाटा फ्लो है और स्टेट मैनेजमेंट है। अच्छा, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल डॉम क्या चीज़ है। वर्चुअल डॉम आपके पास जो रियल डॉम होता है जो कि एक ट्री की तरह काम कर रहा होता है, यानी कि पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट यूज़ कर रहा होता है, तो उसी की एक कॉपी होती है जो कि होती है वर्चुअल डॉम। जब भी आपकी एप्लीकेशन में, एग्जांपल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, आप 5 नाम यूज़ करते हैं। एग्जांपल हमाद है, अली है, फैज़ान है, ठीक है, अली अकबर है और अब्दुल्ला है। आप क्या करते हो, आप देखते हो कि जो हमाद के स्पेलिंग है वो HAMMAD आपने लिख दिया था, लेकिन हमाद का जो ओरिजिनल स्पेलिंग है वो है HAMAD। अब आपने जब चेंज किया, सिर्फ हमाद को चेंज किया, आपने मल्टीपल जो अब्दुल्ला, अली, अली अकबर था उसको, फैज़ान को, उसको नहीं चेंज किया। जब आपने बाकी को नहीं चेंज किया तो डाटा जब चेंज हुआ तो वो सारे नाम जो थे वो डाटा बेस से दोबारा सर्वर से लेके नहीं आने चाहिए थे उसको सिर्फ जो हमाद चेंज हुआ था वही लेके आना चाहिए था। अब जो हमाद लेके आया हुआ, यही तो उसका एडवांटेज हुआ कि उसने वही चीज़ डोम में यूज़ अपडेट की जो कि चेंज हुई थी और जो कि आपके वर्चुअल डॉम के थ्रू चेंज हुई। तो इसी वजह से अब बाकी जो 4 नेम थे वो अपडेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम सिर्फ एक चीज़ अपडेट होने से बाकी नहीं अपडेट हो, रीलोडिंग नहीं हुई, तो हमारी एप्लीकेशन फास्ट चलना शुरू होगी। इनके वर्चुअल डॉम क्या करता है, ये आपके ओरिजिनल डॉम की एक कॉपी होती है जो कि आपके कंटेंट में वही चेंज करता है जिसमें आपने, वही चीज़ अपडेट करेगा जिसमें आपने चेंजिंग की होगी, और उसी चीज़ को रिलोड करेगा और बाकी चीज़ को रिलोड नहीं करेगा। और जब आप वर्चुअल डॉम में वो चीज़ चेंज कर देगा और फिर वही चीज़ आपके ओरिजिनल डॉम में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है वर्चुअल डॉम का, इस वजह से रिएक्ट ज़्यादा फेमस है। और दूसरा इसमें आता है कंपोनेंट बेस। जब हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे थे, हम क्या करते थे, एग्जांपल के तौर पे हमने हेडर बनाया और हेडर एक बार बना के हम जब डिफरेंट फाइल में हम यूज़ करते हैं, एग्जांपल के तो उसी हेडर को हम अबाउट में यूज़ करें, उसी हेडर को हम कंटेंट में, पेज में यूज़ करें, यानी कि हर पेज में यूज़ करें हेडर को, तो हम क्या करते थे, हर पेज में जो थे उसका कोड यूज़ करते थे। ये जो थी, ये बहुत बड़ी एक डेफिशिएंसी थी कोड में, कि आप कोड जो था कि बार बार एक ही कोड को बार बार यूज़ करते हो। तो कंपोनेंट बेस ने क्या किया कि उसने कहा कि आप एक बार चीज़ बना के रख लो, जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको कॉल कर लो और इजीली यूटिलाइज़ कर लो। ये एडवांटेज, जिस तरह हम फंक्शन है, एक बार फंक्शन बना के रख लें और बार बार उसको यूज़ करते रहें, सिर्फ उसको कॉल करें और यूज़ कर लें। ये था कंपोनेंट बेस, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो कोड था वो रीयूजबिलिटी उसकी बहुत बेस्ट हो गई। यानी कि एक बार कोड, आपने 10 लाइन का कोड रख लिया, आप सिर्फ अगली दफ़ा सिर्फ उसको कॉल करोगे, यूज़ कर लोगे, ना कि हर फाइल में आप 10 लाइन का कोड यूज़ करोगे। तो ये प्रॉब्लम जो थी रिएक्ट ने सॉल्व की, जिससे रिएक्ट फेमस हुआ। एंड देन था यूनिडायरेक्शन डाटा फ्लो। अच्छा, जब भी एक मेजर जो चीज़ है, डाटे का जो फ्लो है वो किसी भी एप्लीकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि
इसमें यूनिट डायरेक्शन इसने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट है। यानी कि वो कहता है कि जब आप पेरेंट में कोई चीज़ चेंज कर पास चाइल्ड में चीज़ पास करनी है तो आप पेरेंट के थ्रू इजीली पास आउट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप किसी भी मुल्क का अगर आप सिस्टम चेक करें तो वो क्या कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर से किसी दो कंट्रीज़ में बात हो रही है तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से बात होगी और प्राइम मिनिस्टर आगे सारे ऑर्डर्स को फॉलोअप करवा देगा, एक बंदे से बात होगी और बाकी सारी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज करना चाहेगा कोई चीज़ तो वो चेंज होगी, कोई और चीज़ चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह जब घर में कोई चीज़ है पेरेंट चाइल्ड से कह सकते हैं, चाइल्ड पेरेंट में चीज़ चेंज नहीं करवा सकते। यही काम यूनी डायरेक्शनल है कि एक जो डाटा है आपका पेरेंट चाइल्ड के प्रॉपर हायरार्की के थ्रू एक बाइंड में चल रहा होता है। पेरेंट चाइल्ड इसलिए यूनिट डायरेक्शन बोल रहा है कि जब कोई चीज़ चेंज होती है वो पेरेंट से चाइल्ड में होती है, बाई डायरेक्शन नहीं है, चाइल्ड से पेरेंट में नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ है इसलिए वो पेरेंट में चेंज करवा लेते हैं और चाइल्ड में इजीली चेंज हो जाती है। इस तरह जब डाटा का फ्लो होता है आप एक फ़ाइल में जो पेरेंट की फ़ाइल है, जब पेरेंट का डाटा है आप उसमें चेंज करवाते हो और चाइल्ड में इजीली अपडेट हो जाता है। तो इसलिए इसको यूनिट डायरेक्शन डाटा फ्लो बोलते हैं। यानी कि ये नहीं करना पड़ता कि हर चाइल्ड को जाके बताना पड़े। जिस तरह घर में अगर 5 बच्चे हैं तो पेरेंट को एक बताया जाएगा, 5 इजीली समझ जाएंगे, ना कि हर एक को बताया जाएगा और हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी और डाटा फिर पेरेंट्स को चेंज करेगा, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और डाटा को मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। और इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिट डायरेक्शनल। ये इसका थर्ड एडवांटेज था। और जो लास्ट एडवांटेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्या स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट यूनिट डायरेक्शन की तरह ही है। यानी कि जब भी आपने एक डाटा यूज़ कर रहे होते हैं उसमें डाटे को जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन जो फ्लो है वो इजी तरह आप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये 4 एडवांटेज होने की वजह से बहुत सी टॉप क्लास की जो अगर हम सर्च करें यहाँ पे टॉप रिएक्ट एप्लीकेशन को रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट को सर्च करें तो आप देखेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, उबर इट्स, ड्रॉपबॉक्स, ट्विटर, याहू, ये सारी जो टॉप क्लास की जो कंपनीज़ हैं इन्होंने रिएक्ट को अडॉप्ट किया हुआ है। तो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया कि रिएक्ट क्या चीज़ है और इसको हमने क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं और इसको क्यों लर्न करें और क्यों ये इतनी फेमस टेक्नोलॉजीज़ है। ठीक है, और जिस तरह बहुत सी बड़ी वेबसाइट ने इसको क्यों अडॉप्ट किया है। अब अगली वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं कि सेटिंग ऑफ रिएक्ट हम किस तरह सेटअप करते हैं और देन हम इसको एक रिएक्ट की एप्लीकेशन को बनाएंगे।